दोस्तों ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो कि 100 आउट ऑफ 100 ले चुके हैं। इन्होंने अकाउंट्स में और स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो ये हमारे काफ़ी मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहे हैं लास्ट ईयर के। और ये हमारे कुछ कोर्सेज है जो हम चलाते हैं। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर के भी बेसिक कोर्सेज सभी चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। सो नाउ आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि MCQ ऑन दी होल्डिंग कंपनी अकाउंट। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी होती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब ग्रैब करती है और उस कंपनी के शेयर अगर 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। ये अगर मीनिंग देखा जाए तो अब चलिए हम देखते हैं सीधे MCQs पे आते हैं। मैं फिर से अजम्पशन लूँगा कि आपने प्रैक्टिकल बेस अच्छे से करके रखा है और आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपको आता है, आपने रूल्स पढ़े हैं, तो आपको ये MCQs आसानी से क्रैक होंगे। तो चलो देखते हैं। अगर आपको कोई होल्डिंग का बेसिक प्रॉब्लम अगर होगा तो आपको चाहे तो मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो कि या होल्डिंग के कोई वेबिनार हुआ था होल्डिंग के ऊपर, तो आप उसमें से जाके देख लो कि अगर उसमें कोई होल्डिंग का वेबिनार हुआ होगा तो आपका एक बेसिक प्रॉब्लम कवर हो जाएगा। तो आपका काफ़ी अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं अभी आज क्या क्या देखने वाले, एक बार देख लेते फटाफट। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद में हम मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं अलग अलग। उसके बाद में हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट वगैरह दी रहेंगी। तो चलो हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से क्रैक हो सके और आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में कोई डाउट्स ना हो सके। तो आपके सिलेबस के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को मैंने बड़े हिसाब से रखा है ताकि आपका सिलेबस और आपके टॉपिक्स आसानी से कवर हो। और ये टॉपिक का आपको स्टडी करने के बाद डेफिनेटली बताता हूँ आपको एग्जामिनेशन में इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो चलो देखते हैं। एवरी होल्डिंग कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अंडर द कंपनी एक्ट 1956। हर होल्डिंग कंपनी को क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत पड़ती है 1956 एक्ट के तहत? नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब जो सब्सिडरी का पार्ट होता है। ठीक। शोन इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एंट्री लायबिलिटी साइड में होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, आपको पता होगा। इज द इक्विटी हेल्ड बाय द आउटसाइडर इन दी सब्सिडरी कंपनी। क्या वो इक्विटी के हेल्ड में आता है? मतलब ऑब्वियसली लायबिलिटी सेक्शन ही है इक्विटी भी। ठीक है, तो ये राइट है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू। देखिए ट्रू क्यों है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लायबिलिटी साइड में इक्विटी को होल्ड करता है, हेल्ड बाय आउटसाइडर होता है, इसीलिए उसको लायबिलिटी में रखा जाता है। सो इसलिए ट्रू रखा है उसको। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़े होंगे, जैसे अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन पढ़े हैं। तो अमलगमेशन में जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलता है, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट होती है ज़्यादा की, ठीक है, वो अगर नेगेटिव चली जाती है तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं या कैपिटल रिजर्व भी बोलते हैं। इसका अल्टरनेट नाम याद रखना, कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इज द एक्सेस प्राइस पेड फॉर द इन्वेस्टमेंट और मतलब बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, अबव द प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द नेट असेट एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। अगर उस असेट से भी ज़्यादा जितना एक्वायर किया उससे ज़्यादा अगर ये वैल्यू होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जो फेस वैल्यू है शेयर का वो तो कम है बट उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ क्या क्रिएट होगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर ये वाइस वर्सा होता है, मीन्स उल्टा होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है कम है और उसकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका आंसर प्लस में आता है, तो उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको अच्छे से पता होगा, इसलिए ये सही है, इसलिए ट्रू लिखा है। देयर इज़ नो नीड टू शो द इंटर कंपनी डिविडेंड इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अंदर के अंदर डिविडेंड की एंट्रीज शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा वो बोल रहा है। दैट्स राइट, इसकी ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ती है। प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट इज़ कैपिटल प्रॉफिट। इसकी इफेक्ट होती है, रीवैल्यूएशन अगर होता है तो उसमें असेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें
कैपिटल प्रॉफिट जो हम निकालते हैं वर्किंग नोट में, आपको पता होगा वर्किंग नोट के बारे में थोड़ा सा याद दिला दूँ। पहले हम टाइम रेशो निकालते हैं, फिर शेयर होल्डर रेशो निकालते हैं, फिर हम कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन बेस पे निकलता है, रेवेन्यू प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन बेस पे निकलता है। और जब हम कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं तो उस टाइम पे रीवैल्यूएशन का इफेक्ट उस पर होता है, यानी कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्लस होता है और कम होती है तो माइनस होता है, और फिर उधर एसेट में भी इफेक्ट होता है। एंड डेप्रिसिएशन ऑन सच अमाउंट विल बी रेवेन्यू लॉस। अगर उसमें डेप्रिसिएशन होता है तो वो क्या होगा, लॉस होगा रेवेन्यू का, यानी माइनस हो जाएगा। ये सही है, इसलिए ट्रू। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी सेम, नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है, मैं अगर किसी कंपनी को होल्ड कर रहा हूँ तो मेरा डेट अगर 1 अप्रैल और मार्च का है, यानी मार्च एंडिंग का है, और सब्सिडरी कंपनी अगर जनवरी दिसंबर मेंटेन करती है तो ईयर चेंज हो जाएगा ना वहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि दोनों का ईयर सेम रहेगा, नॉट पॉसिबल, इसलिए फॉल्स है। डिविडेंड पेड आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी अकाउंट, ये राइट आंसर है। डिविडेंड अगर पेड होता है तो वो सब्सिडरी के फॉर्म के इन्वेस्टमेंट में सीधा सीधा क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि उसको डिविडेंड दिया जाएगा, तो ये ट्रू है। डिविडेंड पेड आउट, अब देखिए यहाँ पे और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको दिया था प्री और यहाँ पे आपको क्या दिया है, पोस्ट। दोनों में डिफरेंस जान लीजिए क्या है कि डिविडेंड पेड आउट द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर पोस्ट एक्विजिशन में होता है, ठीक है, क्या होता है, डिविडेंड पेड आउट एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ट्रू है, ये कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन डिविडेंड पेड आउट प्री एक्विजिशन, नोट करने की बात है, ध्यान में रखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन ए शेयर, ये शेयर के इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो पोस्ट वाला होता है और इन्वेस्टमेंट में जो क्रेडिट होता है वो प्री वाला होता है, ये ध्यान में रखो डिविडेंड का। एक ही क्वेश्चन कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, कन्फ्यूज़न बढ़ा सकता है, इसलिए आपने एक क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर द कैलकुलेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट देयर इज़ अ नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी, नॉट पॉसिबल। जब हम कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें रेवेन्यू का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं तो उस टाइम पे हमें कहीं ना कहीं कैपिटल प्रॉफिट की ज़रूरत तो पड़ती है, बट रेवेन्यू प्रॉफिट की ज़रूरत डिस्टिंग्विश करने की नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, फॉल्स। उसके बाद में फॉर द कैलकुलेटिंग, सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब वर्किंग नोट जो है गुडविल निकालने की, आपको पता होगा गुडविल निकालने के लिए हम शेयर का वैल्यू लेते हैं, उसमें से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो माइनस करते करते जाते हैं, तो उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, और कैपिटल प्रॉफिट का भी यूज़ होता है उसमें। तो बट अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए क्वेश्चन दोनों फॉल्स दिए हुए, बट यहाँ क्या लिखा है, फॉर द कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देयर इज़ अ नो नीड। देखिए डिफरेंस क्या है, देयर इज़ अ नीड, देयर इज़ अ नो नीड, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पलटाया जाता है, उल्टा हो जाता है, और हम कुछ लोग रट्टा मारते हैं इसको कि भाई इसका आंसर ट्रू था। रटना नहीं है भाई, एमसीक्यू को समझना है कि क्या हुआ तो क्या हुआ। अगर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं तो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है क्या, नहीं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं तो डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है क्या, ये बोल रहा है, वहाँ ज़रूरत होती है, देयर इज़ अ नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, इसीलिए ये फॉल्स है। अगर ये नो नहीं होता तो यहाँ पे ट्रू होता, ये बात ध्यान में रखिए। आपको हर एंगल से क्वेश्चन को पढ़ना है, मतलब इसी क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बनते हैं अपोजिट लेके गए तो। इशू ऑफ बोनस शेयर, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जनरली हायर लेवल में पूछता है ना, एमकॉम लेवल के सिलेबस में दिया होता है। इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व विल हैव नो इफेक्ट ऑन अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सही बात है, इसका कैलकुलेशन होता है। बोनस शेयर के बारे में आपको एक हिंट दे दूँ कि बोनस शेयर कैसा होता है कि आपके पास अगर 10 शेयर है तो कंपनी 10 के बदले में 1 शेयर दे रही है, मतलब जिसके पास 10 शेयर है कंपनी उसको 1 शेयर होल्ड करने, 10:1 का रेशो है, तो उसको 11 शेयर हो जाएंगे, यानी उसके पास 10 है तो 11 हो जाएंगे। दैट विल बी अ बोनस शेयर। आपने बेसिक में पढ़े ही होंगे बोनस शेयर क्या होते हैं, राइट इशू क्या होता है, ठीक है। सो नो कंपनी कैन बिकम अ सब्सिडरी ऑफ द अनदर कंपनी,
कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी की सब्सिडी नहीं बन सकती। ऐसा कैसे भाई? कोई भी कंपनी बन सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबल कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। तो इसका आंसर गलत है, फॉल्स। कंपनी कैन हैज़ एक्वायर मोर देन 50, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो कंपनी 50% से ज़्यादा एक्वायर करती है शेयर्स को, सो ऑफ अनदर कंपनी इन ऑर्डर टू बिकम अ होल्डिंग कंपनी, वो क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी। तो ये सही है। तो यहाँ पे अपना ट्रू और फॉल्स का कंसेप्ट खत्म होता है। नाउ मल्टीपल चॉइस, जैसे मैंने आपको बताया था, मल्टीपल चॉइस मतलब इसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ट्रू फॉल्स में क्या है? या तो ट्रू या तो फॉल्स, मोस्ट ऑफ ट्रू ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ फॉल्स ही रहते हैं, ऐसे सभी लोगों का मानना है अपना अपना, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं होल्डिंग कंपनी के लिए एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी के लिए, तो वो किसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जो दिए गए हैं उस स्टैंडर्ड में 21 में बैठता है। अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। जो पॉइंट आपके लिए नया है मैंने आपको पहले बताया, कॉपी में नोट डाउन करो, चैप्टर का नाम लिखो और उसको हाईलाइट कर लो। स्क्रीनशॉट ना निकालो मोबाइल का। आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट निकालने के सोचेंगे तो आप कभी नहीं पढ़ने वाले। आप निकाल के चेक कर लिए, 2 दिन बाद मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने सही में पढ़े या नहीं पढ़े। लेकिन आप कॉपी में लिखोगे तो आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा, आंसर भी याद हो जाएगा, और एक बार आप पढ़ लोगे कभी तो वो तो डबल याद हो जाएगा। यही पावर होती है पढ़ने की, यही टेक्निक होती है पढ़ने की। पहले टेक्निक समझ लो किस तरीके से आपको पढ़ना है। द शेयर ऑफ द आउटसाइडर इन द नेट असेट इन द सब्सिडरी कंपनी इज नोन एज, जो बाहर होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, उसको सब्सिडरी बोलते हैं। और सब्सिडरी का जो भी हिस्सा होता है असेट में, उस असेट को खाली माइनॉरिटी इंटरेस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कोई आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, असेट नहीं और सब्सिडरी कंपनी लायबिलिटी नहीं, वो उसकी असेट के बारे में बोल रहे हैं ना, लायबिलिटी कहाँ से आया यहाँ पे? तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है जो हम शो करते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन अ सब्सिडरी कंपनी इज कंसिडर्ड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, जब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, और पोस्ट एक्विजिशन को रेवेन्यू बोलते हैं। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है। प्री ये कैपिटल प्रॉफिट के लिए होता है, ध्यान में रखो, और पोस्ट ये रेवेन्यू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उसी टाइप का रहा तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। देखिए वही क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इज कंसिडर्ड एज अ गुडविल। अब वो था कैपिटल प्रॉफिट के बारे में, नहीं सॉरी अलग क्वेश्चन है, डोंट वरी। एक्सेस ऑफ द, मैंने आपको जब भी ये बताया था कैपिटल रिजर्व वाला, ये क्वेश्चन ना ऊपर दिया था जिसमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन को कंपेयर करना और प्रॉपरली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो मतलब डाउट्स है ना वो प्रॉपर क्लियर हो सके। एक क्वेश्चन था ना जिसमें कैपिटल रिजर्व या कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्वेश्चन था, शायद से ये वाला है। ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज एक्सेस प्राइस फॉर द इन्वेस्टमेंट ओवर एंड अबाव, ये जो थी यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या थी, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की प्राइस है और उसके प्रोपोर्शनेट शेयर नेट एसेट के हिसाब से जो थी उससे ज़्यादा थी, इसलिए ट्रू था ये। अब उल्टा क्वेश्चन पूछा है यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ना पूछते हुए गुडविल पूछा है। गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये अपोजिट है, ध्यान में रखिए। गुडविल प्लस में आया तो गुडविल होता है और माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व होता है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ओवर द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड गुडविल। अगर ये कम आता है तो इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। एक्सेस ऑफ द, हाँ यहाँ पे है वो दोनों क्वेश्चन आमने सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सेस ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर ओवर द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज कंसिडर्ड, देखो उल्टा है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, राइट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पेड अप वैल्यू से अगर ज़्यादा होती है सो देन इट विल बी कंसिडर्ड गुडविल, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। सो हेयर एक्सेस ऑफ अ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, फोकस ऑन दैट, ओवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स अपोजिट ना, here opposite cross connection, so there will be the answer is capital reserve, point to be noted. Then profit earned before acquisition of the share is treated as, प्रॉफिट जो अर्न करते हैं बिफोर, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो आप अपने हिसाब से कि बिफोर है तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, और आफ्टर होता है तो रेवेन्यू होता है। देखिए प्रॉफिट अर्न, देखिए दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये बिफोर था ये आफ्टर है, क्वेश्चन सेम है
और ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू जो लोग वर्किंग नोट सॉल्व कर चुके हैं, जिनको प्रॉब्लम पता है, उन लोगों को पता है कि कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट उसे डेट के हिसाब से निकालते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़े थे प्री एक्विजिशन प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, सेम कंसेप्ट है उसका भी और इसका भी, दोनों की वर्किंग नोट सेम होती है। जो टाइम रेशो हम निकालते हैं, ठीक है, वहाँ पे और यहाँ पे वो दोनों का सेम होता है। वहाँ भी प्री और पोस्ट निकालते हैं, यहाँ भी प्री और पोस्ट निकालते हैं। आपने ध्यान में रखना है प्री वाला ड्यूरेशन कैपिटल प्रॉफिट के लिए होता है और पोस्ट वाला ड्यूरेशन जो है वो रेवेन्यू के लिए होता है। उसके बाद में और आप बाकी के ऑप्शन भी ध्यान में रख सकते हो कि इसमें और कुछ क्या क्या दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का स्टेटमेंट एज पर 21 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS/NA अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ क्या है, ऑप्शनल है या मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी या मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी या फिर कंपनी लिमिटेड जो है पार्टनरशिप फर्म की है। तो ये मैंडेटरी होता है, मीन्स कंपलसरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। जो कंपनी क्या है, लिस्टेड है, लिस्टेड मीन्स BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कहीं ना कहीं इन सिक्योरिटी एक्सचेंज के द्वारा वो क्या होती है, लिस्टेड होती है, ठीक है, या सेबी के द्वारा वो कंट्रोल में होती है, ठीक है। सेबी का मतलब याद होगा आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके सभी चीज़ों के लिए रेगुलेशंस होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। होल्डिंग कंपनी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ अ सब्सिडियरी कंपनी इज एडजस्टेड इन, देखिए होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट है एक्स्ट्रा का जो माइनस में निकलता है उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी वो कैपिटल रिजर्व ही है, माइनस में आता है। होल्डिंग कंपनी शेयर इन अ रेवेन्यू, देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, ये कैपिटल प्रॉफिट है और ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। मतलब होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट अगर निकलता है तो वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कैरी करते हैं, आप जो वर्किंग नोट बनाते हो ना गुडविल का, उसमें कैरी करते हैं, बट रेवेन्यू का कैरी नहीं करते हैं। रेवेन्यू का प्रॉफिट जो है हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में कंसोलिडेट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। ये बात आपको पता होगी कि दो पार्ट करते हैं अपन, रेवेन्यू के दो पार्ट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट के, यानी इसमें से प्री पोस्ट, इसमें से प्री पोस्ट, ऐसे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं आता, ये असेट तो बैलेंस शीट का तो है ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ये ध्यान में रखना आपने। उसके बाद में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में पता होगा कि ये तो माइनस करते हैं, ठीक है, बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द गुड्स, अनरियलाइज्ड मतलब वो प्रॉफिट जो गुड्स में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, और ये पार्ट खाली होल्डिंग कंपनी का होता है, नॉलेज के लिए भी ध्यान में रखना। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो होल्डिंग के लिए ही मायने रखता है और होल्डिंग के ही जो असेट्स है उसमें से स्टॉक में से माइनस करते हैं और इधर हम P&L में से भी माइनस करते हैं। तो यहाँ उसने क्या बोला है कि डिडक्टेड होता है, वो तो माइनस होगा ही होगा, मैंने पहले बताया आपको। कहाँ से होगा, कैपिटल प्रॉफिट में तो आता ही नहीं, रेवेन्यू प्रॉफिट में से कर सकते हो आप, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट अपन कहाँ लिखते हैं फिर, लायबिलिटी में, बाकी इधर तो कुछ होता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब ये तो बड़ा भयानक क्वेश्चन होता है। देखिए इस टाइप का मैंने ये क्वेश्चन एक टाइप का और भी आपके लिए कलेक्ट किया, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। अब 4 स्टेटमेंट आपको मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा बड़े बड़े, और मेहनत करके पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो आंसर लिया है वो सही है या गलत है। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज़ अ नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व बिफोर एंड आफ्टर, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट चेंज नहीं होंगी पहले या बाद में इशू ऑफ बोनस शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट है कि कभी भी आप ध्यान में रखिए, जब बोनस इशू होता है तो कंपनी में बदलाव एकदम से नहीं किए जाते, कैपिटल रिजर्व को जैसा है वैसा ही रखा जाता है जब बोनस इशू होता है। ये रूल है, जब कभी पढ़े होंगे आप तो आपको याद होगा, या फिर ये कंसेप्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल को दिया जाता है एमकॉम वालों को, या नेट सेट का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए काफ़ी काम का होता है, ठीक है। खैर, इशू इज़ मेड फ्रॉम द आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के हिस्से में से हटाया जाता है, ठीक है। तो ये है करेक्ट पॉइंट, बट देयर इज़ अ चेंज। अब देखो यहाँ नो चेंज, यहाँ चेंज, सिंपल सी बात है, ये सही था, चेंज करना है ये यहाँ लिखा है, यानी यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, बस बाकी पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़ है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है पोस्ट, बराबर है, तो पोस्ट के तो कैपेबल ही है ही नहीं है, ये तो प्री के लिए होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए हैं जैसे, तो इसको हाईलाइट करो और उसको क्या करो, आप लिख के रखो। बाकी देयर इज़ अ चेंज इन अमाउंट, ये कोई मतलब का नहीं है। या तो फिर 4 में से एक ऑप्शन जो सही है वो याद रखिए। चारों में से अगर कन्फ्यूज़न लगता है कि इस तरह पढ़ने में दिमाग ख़राब होगा, तो बेटर है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए परफेक्टनेस आने के लिए।
माइनॉरिटी जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ आइटम प्लस करने हो तब जाके माइनॉरिटी निकलता है। मतलब शेयर्स जो होते हैं, ठीक है, कैपिटल का उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा लेते हैं अपन। शेयर जो है कैपिटल प्रॉफिट का वो लेते हैं, शेयर जो है रेवेन्यू का वो भी लेते हैं। हर एक का एक शेयर यानी एक हिस्सा, एक पार्ट लेते हैं। जैसे कि माइनॉरिटी 20% निकल रहा है, जनरली होता है रेशो अपन निकालते शोल्डर, जैसे कि 80% कंपनी होल्डिंग में है और 20% कंपनी अगर काय में है, सब्सिडरी में है, तो 20% के हिसाब से क्या सॉल्व होता है आपका, माइनॉरिटी सॉल्व होता है। तो 20% हम शेयर कैपिटल का लेते हैं, 20% कैपिटल का लेते हैं, कैपिटल प्रॉफिट का 20% हम रेवेन्यू का लेते हैं। ये सभी आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, अबव ऑल, राइट। चलो आगे जाते हैं। हो गया इस टाइप के क्वेश्चन, अभी थोड़े से बचे हुए। द टाइम इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ द शेयर इन अ सब्सिडरी कंपनी एंड डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज नोन एज। देखिए टाइम इंटरवल मतलब डिस्टेंस बिटवीन द डेट ऑफ एक्वाजिशन, कंपनी ने खरीदा वो डेट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाइम रेशो निकाल के दिया था प्री और पोस्ट का, तो वो आपको पता होगा। शेयर इन अ सब्सिडरी कंपनी एंड डेट ऑफ बैलेंस शीट, सिंपल सी बात है, जिस तारीख को एक्वायर किया, जैसे कि मान के चले कल के प्रॉब्लम में अगस्त को एक्वायर किया है, तो अगस्त से तो हम कहाँ तक जाएंगे, मार्च तक। अगर बैलेंस शीट मार्च के, तो 8 महीने कल काउंट हुए थे कल के वीडियो में, आपको पता होगा, मैंने टाइम रेशो आपको निकाल के बताया था। सेम वे, तो वो ड्यूरेशन कौन सा होता है, डेट के बाद का ड्यूरेशन, और यहाँ का ड्यूरेशन ये होता है पोस्ट का। इसका उल्टा लेते हैं तो प्री में जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन अगर उल्टा बनता है कि स्टार्टिंग ऑफ द मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड द डेट ऑफ एक्वाजिशन, अगर इन दोनों का इंटरवल लेते हैं तो क्या रहेगा, प्री एक्वाजिशन। प्री वाला और पोस्ट वाला ड्यूरेशन कौन सा है वो बोल रहा है, यानी कंपनी जब खरीदा एक्वायर किया तब से तो बैलेंस शीट क्लोज होने तक, ठीक है, ईयर एंडिंग तक। देन और बैलेंस शीट की डेट ये एंडिंग वाली होती है, ध्यान में रखना, इसलिए वो पोस्ट है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इज क्रेडिटेड, जो है ये तो शायद क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, ऊपर ही कहीं तो भी आया था, तो ये कहा जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रिएट होता है, ये ध्यान में रखिए, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी अगर है तो वो डेबिटेड होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, ये प्री है ये पोस्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड होता है होल्डिंग कंपनी को, ये क्रिएट होता है, ये डेबिट होता है। अगर ये डिविडेंड प्री में क्रिएट होता है तो कहाँ क्रिएट होता है, इन्वेस्टमेंट में, ऐसे ध्यान में रखना है। अगर ये पोस्ट में डिविडेंड क्रिएट होता है होल्डिंग कंपनी का, तो सॉरी डेबिट होता है, तो कहाँ होता है, P&L में, मतलब P&L में से माइनस होगा और इन्वेस्टमेंट में प्लस होगा, किसका, प्री का प्लस और पोस्ट का माइनस, ऐसा भी ध्यान में, क्रॉस, यानी ये क्या है आपका प्लस वाला अमाउंट है और ये क्या है आपका माइनस वाला अमाउंट, ऐसे ध्यान में रखो। नाउ which exchange rate will be considered for the conversion of the share capital of the subsidiary company। कन्वर्शन का रेट, जो हम रेट निकालते हैं, परसेंटेज रेशो प्रपोर्शन करते हैं स्टार्टिंग में, तो वो तो शेयरहोल्डर रेशो होता है। जो हम रेशो, जैसे सब्सिडरी कंपनी, मैंने आपको ये भी बताया ना कि 80% कंपनी सब्सिडरी है, होल्डिंग है, 20% क्या है सब्सिडरी है, तो ये प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, शेयर के ऊपर से। जैसे कि कंपनी के मान के चलिए 1 लाख का शेयर है, उसमें से 80% कंपनी एक्वायर कर रही है, ऐसा लिखा रहता है, या फिर कभी कभी लिखा रहता है कि कंपनी 80,000 शेयर क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, तो 80,000 मतलब 80% हो गया, तो बचा कितना, 20%। यानी ये जो हिस्सा है कैसे निकलता है, रेशो से। तो कौन से रेशो, ओपनिंग से, क्लोजिंग से, एवरेज से नहीं, द रेट विच डेट शेयर एक्वायर कब किए हैं एक्चुअली, उस तारीख के हिसाब से होता है। नाउ प्रैक्टिकल बेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जिनको इंटरेस्ट है प्रैक्टिकली सॉल्व करने में, उनके लिए काफ़ी अच्छा फीडबैक रहेगा, क्योंकि एक बैलेंस शीट दी रहेंगी और आपको उसके मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे देखिए, सपोज ये बैलेंस शीट आपको दी है, ठीक है, बैलेंस शीट आपको दी है, सभी आइटम जैसे अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं वैसे आपको दिया हुआ है, राइट। अब इसमें एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी है कुछ जो आपको दी जाती है जनरली, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा क्या है, देखिए वर्किंग नोट आप करोगे, प्रॉब्लम बैलेंस शीट सॉल्व नहीं करना है आपको, खाली वर्किंग नोट करना है, क्योंकि पूछा क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी, इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये आपको पूछा है। उसके बाद में क्या पूछा है आपको, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है ये पूछा है, स्टॉक रिजर्व कितना निकलता है वो पूछा है, और कैपिटल लॉस या जो भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकलेगा वो कितना आता है। अब ये तो डिपेंड करता है ना भैया कि आपने प्रॉब्लम देख के वर्किंग नोट की भी है कि नहीं है।
जब तक आप वर्किंग नोट नहीं करोगे इसका आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका आंसर मैं नीचे पोस्ट करता हूँ, बट आपको अगर कोई क्वेश्चन रहता है या कोई यूनिक क्वेश्चन आपके पास है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को लर्न कर सके, सीख सके और समझ सके। आपके पास अगर कुछ नए क्वेश्चन अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा तो सेम बैलेंस शीट का, ये मैं आपको प्रोफार्मा बेसिक दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर देखते तो इस टाइप से रहेगा, जिसमें देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, बैलेंस शीट दी है और उससे आपको क्या निकालना है, कैपिटल प्रॉफिट निकालना है, गुडविल निकालना है और माइनॉरिटी निकालना है। मतलब अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की कि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन किस एंगल से रहेंगे, तो इस एंगल से रहेंगे। काफ़ी ईजी होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर, तो प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि उसके बिना आपको समझेगा नहीं। तो देखिए इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे, जैसे आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, ऊपर वाला, तो इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 25,000। ये आप ध्यान में रख लीजिए, एक बार सॉल्व करके देखना तो ही आपको समझेगा। ऊपर से देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे हो सकते हैं, किसी में माइनॉरिटी, किसी में टाइम रेशो, किसी में शोल्डर रेशो, छोटा मोटा दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने वाला है, इसका भी आंसर आपका 72,000 आता है। स्टॉक रिजर्व का आंसर आपका 1,000 आता है। और कैपिटल लॉस का आंसर आपका 1,36,000। मतलब आप ध्यान में रखो सभी का ए आंसर आता है। एग्ज़ाम में वैसा नहीं करना है आपने, सबके ए नंबर के आंसर ने सबको ए टिक करके आ गए। ये यहाँ कोइंसिडेंस है कि सबके आंसर ए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखते तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन डाला है अपने नोट्स का। तो स्टूडेंट को पता होगा, हमारे एनआईटी के, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 नंबर का क्वेश्चन है अपने नोट्स का। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। कैपिटल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 14,000 निकलता है, ठीक है, 14,000 निकलेगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा है, गुडविल निकालने बोला है। तो आपका जो गुडविल का आंसर आएगा यहाँ पे 9,500 आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। और आपके पास सॉल्यूशन होगा ही क्लास के स्टूडेंट के पास। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है आपका 15,500 आता है, ठीक है। सॉल्व करके देखिए, टेक अ टेस्ट एंड बी बेस्ट। अगर तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज़ क्या है, सॉल्व तो कर रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाला दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 वाला, जो ये भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में ही है। नोट्स का 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, अपने क्लास के बच्चे हैं, तो उन्होंने याद से इस क्वेश्चन के आंसर आप सॉल्व करो। ये बाकी लोगों के लिए आंसर दे तो मैं कैपिटल प्रॉफिट इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हो तो इसका आंसर 44,000 नियर अबाउट निकलता है, ठीक है। उसके बाद में इसका दूसरा अल्टरनेट आंसर भी है, इसका 46,000 भी आंसर आता है अल्टरनेट वे से सॉल्व किए तो, ठीक है। उसके बाद में बी का जो आंसर है, अगर देखा जाए गुडविल अगर निकालना है यहाँ पे, तो गुडविल का आंसर यहाँ पे 1,75,000 आता है। और एंगल चेंज करके, अमाउंट चेंज करके सॉल्व करते हैं इसी अमाउंट को, तो 19,000 आंसर भी आता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में पूछा है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 34,000 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाने बोलेगा, ऐसे 2-4 क्वेश्चन डाल देगा और 4-5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम खत्म। एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन आपको, तो आपको एक ही प्रॉब्लम में पूरे क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन पूछ लेगा और हो गया ख़त्म। ऐसे 4 चैप्टर के आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, तो उनका तो फटाक से पेपर ख़त्म हो जाएगा और आप लंबे हो जाओगे अगर आपको ये ऑनलाइन सॉल्व करना नहीं आया तो। इसीलिए आपको सॉल्व तो कॉपी पे ही करना है घर पे, और आंसर सबमिट ही करना है। सॉल्व करके वाइट पेज पे आपको सॉल्व करना है, देन आंसर सबमिट करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके काम आएंगी और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित हुआ होगा। कुछ तो आपने 10%, 20% कुछ तो सीखे ही होंगे इसमें से, ठीक है। बस आपने प्रैक्टिकल स्ट्रांग रखो अपना। प्रैक्टिकल बेस में आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतने क्वेश्चन समझा के एक्सप्लेन करके कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को नहीं समझा पाऊँगा। मेरे कोई वेबिनार का कोई वीडियो होगा तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए MCQs लाते रहो। तो इसीलिए आप अपना इस वीडियो को क्या करिए, अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स
को या जो भी आपके परिजन हैं उन सबको शेयर करिए ताकि उनका लॉस ना हो और वो भी पढ़ सके। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा तो आपका ही कहीं ना कहीं नाम होगा। इस लॉकडाउन में आपको हर एक को हेल्प करनी है ताकि किसी का भी एजुकेशन का लॉस ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए फिर एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ साथ बोलिए क्या, जय हिंद जय भारत।